हेलो मित्रों, लर्न एंड लर्न में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए चलो ये स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना गली मोहल्ले फेरे लगाकर और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए कारोबार को फिर से चालू करने में मदद करने को उद्देश्य से चालू की गई है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी जिसने चालू केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चालू किया जा रहा है। प्रमुख बिंदु इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी तथा रेहड़ी पटरी विक्रेता 10,000 तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण भुगतान कर सकेंगे। ऋण प्राप्त के लिए आवेदक को किसी प्रकार की जमानत या कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। कर्ज का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक है। इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मार्च 2021 तक इस योजना के तहत 41 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 24 लाख की स्वीकृति दे दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये दूसरा है। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के पश्चात यह योजना प्रारंभ की गई। इसके उद्देश्य देश की सबसे गरीब आबादी तथा कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भोजन और धनराशि पहुंचाना था, जिससे उनको आवश्यकता पूर्ति हो सके और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस योजना में भारत सरकार के गरीबों के आर्थिक, स्वास्थ्य और खाद्य संबंधी संकट को कम करने का उपाय किया था। आगे देखते हैं। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की सहभागिता से किया गया है। प्रमुख बिंदु इस योजना के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के अलग अलग घोषणाओं की, जिसमें पहले से संचालित योजनाओं का विस्तार भी सम्मिलित है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, यह दूसरी योजना है। इसके तहत प्रारंभ में 3 महीनों अप्रैल से जून तक गरीब परिवार का खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई थी, किंतु 8 जुलाई 2020 से इसका विस्तार नवंबर 2020 तक कर दिया गया। 2021 में कोविड की दूसरी लहर के चलते इस योजना का विस्तार नवंबर 2021 तक कर दिया गया। इस योजना के तहत देश की लगभग 2/3 आबादी, जिसके तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया है। इसमें से प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया गया है। इसमें महीने में 2 बार अन्न दिया जाता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की क्षेत्रीय प्राथमिकता को प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल मुफ्त दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीएम किसान योजना की वर्ष 2020-21 में ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल माह में ही किसानों को प्रदान की गई। इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की लगभग 20.65 करोड़ महिला खाताधारकों को 3 महीने के दौरान प्रति माह ₹500 की अनुग्रह राशि दी गई है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रथम माह में 7.43 करोड़, द्वितीय माह में 4.43 करोड़ तथा तृतीय माह में 1.82 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सरकार 3 महीनों के दौरान कठिनाई से निपटने के लिए उन्हें ₹1,000 दिए गए। इसका लाभ 2.81 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों के लिए बीमा योजना
में शामिल थे। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक टेक्नीशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्ता इस योजना के तहत बीमा कवर दिया गया है। कोविड-19 मरीजों का इलाज करते समय किसी भी स्वास्थ्य प्रोफेशनल के साथ दुर्घटना होने पर उन्हें योजना के तहत ₹50 लाख का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चलो देखते हैं दूसरा। इसके बाद है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान वर्ष 2020 में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला द्वारा सुपोषित माँ अभियान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना। साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान देना। प्रमुख बिंदु इसके सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान का मुख्य उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना है। इस अभियान के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। इसमें माँ और बच्चे की स्वास्थ्य, चिकित्सा जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा। यह अभियान गर्भवती माताओं, लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होगा। सुपोषित माँ अभियान में एक परिवार, एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा। अभियान के पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किलोग्राम संतुलित आहार का एक किट प्रदान की जाएगी। इस किट में गेहूं, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी, सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे। गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत बहु मंत्रालयी मिशन है। पोषण अभियान का प्रमुख उद्देश्य आंगनबाड़ी सेवाओं के उपयोग में गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिन्हित जिलों में बौनापन को कम करना है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चे समग्र विकास तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। इसके बाद अटल भूजल योजना इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि क्षेत्र की योजना के रूप में अटल भूजल मिशन को निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों के 193 ब्लॉकों में 8353 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने हेतु ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन तथा व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देगी। क्रियान्वयन एजेंसी है अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति, ये क्वेश्चन आ सकता है, अटल भूजल योजना का मंत्रालय कौन सा है? तो जल शक्ति मंत्रालय। इसके प्रमुख बिंदु हैं। इस योजना का कुल परिव्यय ₹6000 करोड़ तथा यह 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024 तक के लिए लागू की जाएगी। ₹6000 करोड़ की कुल परिव्यय में 50% विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। तो 50% लिया जाएगा विश्व बैंक से ऋण और इसमें आगे शेष 50% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण घटक। राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के संस्थागत प्रबंधनों को मजबूत बनाने के लिए नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार तथा जल उपयोगकर्ता समूहों को मजबूत बनाना इसके उद्देश्य हैं ये। और इसके बाद डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना, मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से प्रबंधन प्रयासों को लागू करना।
मांग पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन हेतु देने हेतु घटक निम्न घटक हैं। विभिन्न स्थानों पर हितधारकों के समक्ष निर्माण तथा भूजल निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिए संस्थागत मजबूती से भूजल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और विस्तार को बढ़ावा देना है। उन्नत और वास्तविक जल प्रबंधन से संबंधित उन्नत डेटाबेस तथा पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व के तहत जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना है। भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, ताकि सतत भूजल प्रबंधन के लिए निधियों के न्याय संगत और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधता आदि जैसे मांग पक्ष के उपायों पर ध्यान देते हुए उपलब्ध भूजल संसाधनों का उचित उपयोग करना है। तो भूजल संसाधनों का उचित उपयोग करना है। और इसके आगे योजना देखते हैं कौन सी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये काफ़ी चर्चित रही है इस समय। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को लघु व सीमांत कृषकों हेतु पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है। मार्च 2021 तक 21 लाख से ज़्यादा किसान इसमें शामिल हो गए हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इस योजना का उद्देश्य सीमांत एवं लघु किसानों को सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है किसान मानधन योजना की क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका क्रियान्वयन किसने किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है। प्रमुख बिंदु इसके हैं। पीएम किसान मान धन योजना के तहत किसान ₹55 से ₹200 प्रति माह उम्र के अनुसार अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3000 प्रति माह की न्यूनतम नियमित पेंशन प्राप्त कर सकेगा। यह एक स्वैच्छिक योजना जिसमें किसान के योगदान की राशि के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए आयु। लाभार्थी की मृत्यु होने पर 60 वर्ष के बाद उसके जीवन साथी को पेंशन का 50% हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते वह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी ना हो। योजना के अंतर्गत किसान यह विकल्प चुन सकता है कि उसके मासिक योगदान की राशि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि से सीधा काट लिया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित कॉमन सर्विस सेंटर में भी किसान मासिक योगदान राशि जमा कर सकते हैं। जो सीएससी जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर किसान मासिक राशि जमा कर सकते हैं। इसके बाद है इसके बाद नई योजना प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। प्रधानमंत्री लघु व्यापार चर्चा में क्यों छोटे दुकानदार एवं खुदरा व्यापारियों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करने तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 22 जुलाई 2019 का प्रवृत्त हुई। इसके अंतर्गत 40,000 से ज़्यादा लाभार्थी शामिल हैं। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है LIC। क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा कर सकते हैं। इसके प्रमुख बिंदु वे सभी दुकानदार खुदरा व्यापारी जो GST के तहत पंजीकृत जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत आयकर दाता तथा केंद्र सरकार के अंशदान वाली अन्य राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। इस नई पेंशन योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इस पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 मासिक दिए जाएंगे। एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है जिसमें केंद्र सरकार लाभार्थी के खाते में एक समान राशि का योगदान करेगी। इस योजना में आवेदन करने हेतु लगभग 3,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर CSC जनसेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। आगे निर्विक योजना। निर्विक योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण के दौरान निर्विक योजना की घोषणा की थी। यह योजना निर्यात को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। उद्देश्य इसके प्रमुख उद्देश्य हैं निर्यातकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करना तथा छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम राशि कम करना। इसके साथ ही दावा निपटान प्रक्रिया को सरलीकृत बनाना। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम
इसके प्रमुख बिंदु हैं। निर्वीक को निर्यात ऋण बीमा योजना ECIS के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बीमा गारंटी योजना है जो 90% मूलधन एवं ब्याज को संविष्ट करेगी। इसमें प्री पोस्ट शिपमेंट ऋण दोनों सम्मिलित होंगे। अब तक ECGC 60% हानि तक की ऋण गारंटी प्रदान कर रही है। इस योजना से निर्यातकों को ऋण प्रभाव में वृद्धि होगी। इस योजना से निर्यातकों की बीमा लागत कम होगी तथा व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान सुधरेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस योजना के तहत प्रीमियम पर सब्सिडी देना प्रस्तावित किया है, जिसका भुगतान कुछ क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 2019 में घोषणा की थी। जेम्स ज्वेलरी एवं डायमंड GJD क्षेत्र के ऋणियों को ₹180 करोड़ से अधिक सीमा वाले को निर्विक के तहत उच्च प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह संवर्धित कवर है जो सुनिश्चित करेगा निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा और रुपए में निर्यात ऋण की ब्याज दर क्रमशः 4% और 8% से कम हो। आगे नई योजना राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM की घोषणा की गई थी। तकनीकी वस्त्र के उत्पादों को अनुप्रयोग के क्षेत्रों के आधार 12 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं भारत की तकनीकी वस्त्र के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी देश बनने के लिए NTTM प्रारंभ किया गया है। प्रमुख बिंदु इसके लिए बजट में 1480 करोड़ के अनुमानित परिव्यय प्रस्तावित। इसकी अवधि 4 वर्ष यानी 2020-21 से 2024 तक होगी। तकनीकी वस्त्रों का निर्माण सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा तकनीकी गुणवत्ता और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। NTTM के 4 घटक हैं। घटक नंबर 1 अनुसंधान नवाचार एवं विकास। इसके तहत ₹1000 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। इसमें कार्बन फाइबर, अरामिड फाइबर, नायलॉन फाइबर के स्तर पर मौलिक अनुसंधान और भू टेक्सटाइल, कृषि टेक्सटाइल, चिकित्सा टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल, खेल टेक्सटाइल के स्तर पर अनुप्रयोग अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। घटक सेकेंड इसमें संवर्धन और बाजार विकास है। भारत के तकनीकी वस्त्र का आकार 2024 तक 40 से 50 अरब अमेरिकी डॉलर करना है। इसके लिए बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया का सहारा लिया जाएगा। घटक थर्ड निर्यातक संवर्धन। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात की वर्ष 2023-24 तक 10% औसत वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करना। इस क्षेत्र में प्रभावी समन्वय और संवर्धन गतिविधियों के लिए तकनीकी वस्त्र निर्माण संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा। घटक 4 है शिक्षा प्रशिक्षण कौशल विकास। यह मिशन उच्चतर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसके लाभ अनुप्रयोग दायरा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलई कृषि, डायरी क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन का कार्यान्वयन 3 टियर वाले संस्थागत तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत मार्च 2021 तक लगभग 45 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से किया जा रहा है। इसके प्रमुख बिंदु योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर और चर्मकार, कचरा उठाने वाले धोबी, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक तथा हथकरघा मजदूर। इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति को नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर ना किया गया हो, उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
PMSYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी स्पाउस को मिलेगी। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती तो लाभार्थी का जीवन साथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है। अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता जनधन खाता से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। PMSY योजना में शामिल होने की आयु 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। इसमें केंद्र और राज्य का 50-50 के अनुपात के आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। अगली योजना है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल 21 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। 11 से 14 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है उचित पोषण एवं विशेष देखभाल। किशोरी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह 8 तारीख को। विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना आगे है। इसमें विश्वकर्मा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों को पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु शुरुआत की गई विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना। इसके तहत कौशल वृद्धि प्रशिक्षण टूल किट वितरण और मार्जिन मनी ऋण। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना आरंभ 9 मार्च 2000 ग्रेटर नोएडा डिजिटल माध्यम द्वारा स्थित बुलंदशहर। लागत राशि 12,676 करोड़। क्षमता 13 से 20 मेगावाट। सुपर क्रिटिकल तकनीक। लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पर्यावरण की रक्षा नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक से युक्त। गंगा एक्सप्रेस वे लगभग 628 किलोमीटर। यह एक्सप्रेस वे राज्य के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज से जोड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज। लागत राशि 36,000 करोड़। रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना अब स्थिति है यमुना की सहायक गिरी नदी पर हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले में स्थित है। ऊंचाई 148 मीटर रॉकफील्ड बांध है। जल संग्रहण क्षमता 489 मिलियन क्यूबिक मीटर। बिजली 40 मेगावाट उत्पादन करता है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम ने निष्पादन किया और 1976 में से प्रारंभ किया गया था। कंगारू मदर केयर योजना आरंभ मई 2016 में। 6 जून 2017 को उत्तर प्रदेश की तत्कालिक मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से 25 जिलों में स्थापित कंगारू मदर डेयरी यूनिट का उद्घाटन किया गया था। पहली कंगारू मदर केयर यूनिट का संस्थापक स्वप्रो जी के मलिक थे। इस अभियान से जुड़ी 19 से 24 आयु वर्ग की बालिकाओं को असीमा कहा जाता है। इस यूनिट की स्थापना नवजात बच्चे को मां या सेविकाओं के स्पर्श में रखने हेतु की गई जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में तीव्रता से सुधार हो सके। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित है। यह नवजात शिशुओं की मृत्यु दर घटाने के लिए चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से कम वजनी समय से पहले जन्मे बच्चे होते। उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर लगभग 2 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है आपकी मुखबिर योजना। ये 2017 में लखनऊ से शुरू हुई थी। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इसको शुरुआत की। सूचना देने वाले को 2 लाख तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस योजना के माध्यम से भ्रूण हत्या के विषय में जनता गोपनीय रूप से सूचना प्रदान की जाएगी। द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला दिसंबर 2017 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना 15,000 पाठशालाओं के आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक कृषकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के 2 सत्रों कृषि उद्यान पशुपालन मत्स्य पालन एवं कृषि संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। कृषकों की आय दोगुनी करना इसका उद्देश्य है। 21 अक्टूबर 2019 को पंचम संस्करण द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 का शुभारंभ। किसानों को अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी से अवगत कराना। अगली योजना प्रकाश है तो विकास है। 25 दिसंबर 2017 को मथुरा जिले के 2 गांव लोहबान और गौसाड़ा से शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। बीपीएल कार्ड धारक जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम है इस योजना के पात्र हैं। इसके बाद है पालन आहार योजना। बजट 2020-21 दिव्यांगत दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण पालन आहार योजना
प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति दंपतियों जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई तथा दूसरा दिव्यांग हो और अथवा कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हो के बच्चे का पालन पोषण हेतु प्रथमा अनुदान दिया जाएगा। तो चलिए आइए समाप्त होता आज दूसरा पार्ट स्कीम योजनाओं का, और बाकी जो भी योजनाएं बची हुई हैं पिछले वर्षों में चालू हुई वो हम आगे तीसरे पार्ट में लेकर के आएंगे और वो आखिरी पार्ट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद।